Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for supporting my previous video. उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला महाराष्ट्र सेट और CSIR नेट एग्जाम्स का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए मैंने एक लेक्चर सीरीज प्लान किया है। ये लेक्चर सीरीज महाराष्ट्र सेट, CSIR नेट, गेट, IIT जैम में पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रख के प्रिपेयर किया जाएगा। इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कोशिश करेंगे कि एक 30-40 मिनट के वीडियो में आपको उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स विद सम एप्लीकेशंस, सम एग्जांपल्स हम आपको करवाएं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रियल एनालिसिस से, फिर हम वीडियोस आगे सीरीज कोशिश करेंगे कंटिन्यू करने की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के साथ। लीनियर अलजेब्रा की सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है हमारे इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे इस पूरे लेक्चर का PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो जैसे जैसे आप इस लेक्चर सीरीज को पसंद करते जाएंगे और आप टॉपिक सजेस्ट करते जाएंगे, उन टॉपिक्स पर हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो आज सबसे पहले जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो टॉपिक है सीक्वेंसेस एंड सब सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस और उसके कन्वर्जेंस के बारे में बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन होती है और मोस्टली कई बुक्स में इसके बारे में डिटेल्ड में लिखा रहता है, बट बहुत बार आपको सब सीक्वेंसेस और उनके रोल, उनके इंपॉर्टेंस, उनकी प्रॉपर्टीज को समझने में प्रॉब्लम होती है। इस चीज को ध्यान में रखकर आज का ये लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीक्वेंसेस क्या होता है, व्हाट आर सीक्वेंसेस। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखी है कि सीक्वेंसेस जो होते हैं वो एक तरह के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फंक्शंस आप जानते हैं दो तरह से, दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं फंक्शन के, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। ठीक है, इनपुट को ही मैथमेटिकली हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। यानी फंक्शन एक तरह की मशीन है जो इनपुट और आउटपुट के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। इस इनपुट को हम लोग कहते हैं डोमेन और आउटपुट को आप क्या कहते हैं, कोडोमेन। दिस इज नोन एज कोडोमेन। और इसी के अंदर आप क्या मिलता है, रेंज। ठीक है, इसको हम किसी और लेक्चर में डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिलहाल फंक्शंस के बारे में इतनी जानकारी जरूरी है। तो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस एक फंक्शन है। किस तरह का फंक्शन है, सीक्वेंस एक स्पेशल फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। और अगर हम रियल सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं तो कोडोमेन क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। ठीक है, अगर आप कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आपका फंक्शन हो जाएगा नेचुरल नंबर से सी, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन फिक्स होता है, क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी कि जो इनपुट्स होते हैं इस मशीन के, सीक्वेंस नाम की जो मशीन है, इसके जो इनपुट होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो बात हो गई मैथमेटिकल। थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, सीक्वेंस को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझें तो सीक्वेंसेस जो मैथमेटिक्स में हमें दिखते हैं, रियल लाइफ में इन्हें पैटर्न्स कहा जाता है। पैटर्न्स, पैटर्न्स हर जगह होते हैं, हमारे आसपास भी होते हैं, हर जगह पैटर्न्स होते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल सीक्वेंसेस की, तो यहाँ पर हम बात करेंगे मैथमेटिकल पैटर्न्स की। मैथमेटिकल पैटर्न्स, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये एक बहुत सिंपल सा पैटर्न है जो आपको आसान सा एकदम, अगला अगला नंबर क्या होगा, 7 8 एंड सो ऑन। तो ये बड़ा आसान सा पैटर्न है। सिमिलरली एक और पैटर्न अगर मैं बताऊं, 2 4 6 8, तो आपसे पूछो किस चीज का पैटर्न है तो आप कहेंगे ये इवन नंबर्स का पैटर्न है, ये नेचुरल नंबर्स का पैटर्न है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, ये स्क्वायर्स का पैटर्न है। ठीक है, जैसा कि 10th 12th में तो नहीं, 10th तक जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है उसमें पैटर्न्स को हम लोग सीखते हैं, और SSC के बहुत सारे एग्जाम्स में इन तरह के पैटर्न्स के बारे में पूछा जाता है कि अगला नंबर क्या होगा। ठीक है, तो वही पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए,
ये एक फंक्शन के साथ कैसे एसोसिएट होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ उस पैटर्न का पहला टर्म क्या है, ठीक है, तो यहाँ लिखिए इंडेक्सिंग और यहाँ लिखिए सिंबल। सिंबल किसका? पैटर्न का, सिंबल ऑफ पैटर्न। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एलिमेंट कौन है इस पैटर्न का, लेट अस से उसका नाम रखा A1, फिर दूसरा एलिमेंट A2, तीसरा एलिमेंट A3। इसका मतलब क्या है, ये आपकी लेबलिंग हो रही है, ये आप लेबल लगा रहे हैं किसपे, पहले एलिमेंट पे फर्स्ट लेबल लगाया, सेकंड एलिमेंट पे सेकंड लेबल लगाया, थर्ड एलिमेंट पे थर्ड लेबल लगाया। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इस मशीन का, इस फंक्शन का क्या बन गया, डोमेन बन गया, और आउटपुट कोडोमेन क्या बन गया, जो पैटर्न के सिंबल्स है यानी कि जो नंबर्स है वो क्या बन जाते हैं, पैटर्न के सिंबल्स जो है वो आउटपुट बन जाते हैं, कोडोमेन बन जाते हैं। तो इस तरह से फंक्शन की डेफिनेशन यानी कि सीक्वेंस की डेफिनेशन डेवलप होती है। और कैसे बनती है कि फंक्शन एक मशीन है जिसका इनपुट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर्स, और कोडोमेन क्या है, ये पैटर्न के सिंबल्स। अगर आप रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो रियल नंबर्स आर। सो दिस इज हाउ वी डेवलप मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंसेस। अब क्योंकि सीक्वेंसेस जो है, सीक्वेंसेस एन से डिनोट किया जाता है मोस्टली, क्योंकि एन एक कन्वीनियंट तरीका है। जैसे आप अगर एन को एक्सपेंड करें तो पहला टर्म A1, A2, A3, तो इसका एक कन्वीनियंट तरीका है डिनोट करने का, तो हम लोग भी कंसिडर करेंगे। और मोस्टली जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें एन ही लिया जाता है, तो हम एन से ही चलेंगे। तो क्योंकि सीक्वेंस जो है वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर एक फंक्शन है, इसलिए इसलिए सीक्वेंस वो सारे प्रॉपर्टीज फॉलो करता है जो एक फंक्शन के होते हैं। जो कुछ आप फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं वो सीक्वेंस सारा कुछ फॉलो करता है। सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं कि भाई बाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, तो बाउंडेड फंक्शन होते हैं, उसी तरह से बाउंडेड सीक्वेंसेस होते हैं। तो बाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं, बाउंडेड फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके रेंज सेट बाउंडेड होते हैं, है ना, जिनके रेंज सेट बाउंडेड होते हैं। अब मैं फंक्शंस के डिटेल में नहीं जाऊंगा, रेंज सेट आपको पता होंगे, आउटपुट्स, ठीक है, जो आउटपुट्स होते हैं उस मशीन के, फंक्शन नामक मशीन के, वो जो होते हैं वही रेंज सेट होते हैं। तो बाउंडेड सीक्वेंसेस, उसी तरह से सीक्वेंस भी बाउंडेड होते हैं। सीक्वेंस का रेंज सेट कौन होते हैं, इसके आउटपुट्स, ये, ठीक है। एग्जांपल लेके अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, मोनोटोनिसिटी, कि जैसे मोनोटोनिक फंक्शंस होते हैं, और क्योंकि सीक्वेंसेस भी क्या है, फंक्शंस हैं, तो उसी तरह से मोनोटोनिक सीक्वेंस होते हैं। तो मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो अपना नेचर चेंज नहीं करते, है ना। वंस दे स्टार्ट इंक्रीजिंग दे कंटिन्यू टू इंक्रीज, वंस दे स्टार्ट डिक्रीजिंग दे कंटिन्यू टू डिक्रीज। यानी कि एक बार जो बढ़ना शुरू करते हैं तो वो वैल्यूज के सेंस में बढ़ते रहते हैं, और एक बार जब घटना शुरू करते हैं तो वैल्यूज के सेंस में घटते रहते हैं। तो या तो लगातार बढ़ता रहे या फिर लगातार घटता रहे, ऐसा सीक्वेंस क्या कहलाता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाता है, मोनोटोनिक फंक्शन कहलाता है। और वैसे ही एनालॉगसली सीक्वेंस भी एक फंक्शन है, इसलिए मोनोटोनिक सीक्वेंस का भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर सीक्वेंस के टर्म्स यानी जो पैटर्न, जो आउटपुट है, उस वो टर्म्स लगातार बढ़ते हुए महसूस होते हैं तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर वो घटते हुए महसूस होते हैं तो वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टीज आप सीक्वेंस के बारे में, फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, वो सारी की सारी सीक्वेंस पे लागू होती है। चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं, एक बहुत फेमस एग्जांपल, लेट अस से एफ ऑफ एन। एन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, और आउटपुट कहाँ जाएगा, आर पे जाएगा। एफ ऑफ एन इज 1/n। बहुत सारे बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में आपको इसी को ए एन से डिनोट किया जाता है, कोई तकलीफ की बात नहीं है, दोनों बातें सेम, 1/n। अब 1/n को डिकोड करिए, तो पैटर्न, इस पैटर्न का 1/n का पहला टर्म क्या है, 1, दूसरा टर्म n इक्वल टू 2 रखिए, 1/2, तीसरा 1/3, चौथा 1/4 एंड सो ऑन। तो ये क्या है आपका, ये आउटपुट है, और यही है सिंबल्स ऑफ पैटर्न, सिंबल्स ऑफ पैटर्न, ठीक है। इन्हीं से डिसाइड होता है, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रेंज सेट ऑफ सीक्वेंसेस, रेंज सेट ऑफ
सीक्वेंसेस। इस रेंज सेट से ही डिसाइड होता है कि फंक्शन बाउंडेड, सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं, मोनोटोनिक है या नहीं। ये रेंज सेट को आइडेंटिफाई करके पता चल जाता है, ठीक है। अगर ये सेट, ये जो रेंज सेट है ये बाउंडेड है, मतलब इसके लोअर और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो ये एक बाउंडेड सेट है। और जिस फंक्शन का रेंज सेट बाउंडेड होता है वो फंक्शन बाउंडेड होता है, यानी कि ये सीक्वेंस बाउंडेड हो गया। मोनोटोनिक, अगर ये लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है या फिर लगातार घटता हुआ दिख रहा है, यहाँ से क्या दिख रहा है, 1 के बाद 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, लगातार ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, तो ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इन सब की डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मोटिव है सब सीक्वेंसेस को समझना। तो ये एक एग्जांपल था आपका। और भी सीक्वेंसेस के बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं, है ना। जैसे f ऑफ n इज -1 टू द पावर n, बड़ा फेमस एग्जांपल है और बहुत कुछ सिखाता है ये एग्जांपल हमें। आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आप समझते जाएंगे। -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन। अब ये क्या है, ये आउटपुट्स हैं, ये सिंबल्स हैं पैटर्न के। पहला पहला सिंबल क्या है, -1, दूसरा +1, ठीक है। बहुत बार लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, -1 और +1। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि ये रेंज सेट है और आप जानते हैं सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, तो जो भी रिपीटेड टर्म्स हैं उनको ऐसे लिख दिया जाता है। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं आपको यही बता देता हूँ। एक ऑब्जर्वेशन ये है कि सीक्वेंसेस के जो पैटर्न होते हैं, जो आउटपुट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। एवरी सीक्वेंस हैज इनफाइनाइट आउटपुट्स, हैज इनफाइनाइट आउटपुट्स। तो अगर क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर के साथ उसका लेबलिंग है। तो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर कैसा है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, तो आउटपुट्स भी कितने होने चाहिए, काउंटेबली इनफाइनाइट होने चाहिए। तो फिर कोई अगर डायरेक्टली आप यहाँ से जंप करके आप इसको देख लें, मान लीजिए इसको देख लें, ठीक है, तो क्या फील होगा आपको। सर ने तो कहा था कि ये इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 एलिमेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा ये स्टेप आप मिस कर रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं टर्म्स बहुत बार रिपीट हुए होंगे, ठीक है। उनको, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, उनको एक ही बार लिखा गया है। यानी कि अगर रेंज सेट में, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए, अगर रेंज सेट में इफ range set if range set of sequences has only finite elements, has only finite elements, तो कभी टेम्प्ट मत होइए कि अरे फाइनाइट एलिमेंट्स है, नहीं। then it will surely have repeated elements, right? Those elements were definitely repeated, और रिपीटेड कितने, रिपीटेड इनफाइनाइट टाइम्स, रिपीटेड इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तो रेंज सेट अगर किसी सीक्वेंस का फाइनाइट है, तो फाइनाइट तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि आउटपुट्स कितने हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट है। इसका मतलब कोई ना कोई जरूर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हुआ होगा, रिपीटेड इनफाइनाइट टाइम्स, तभी उसको सिर्फ एक बार लिख के छोड़ दिया गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आते हैं सब सीक्वेंसेस क्या होती है, जो हमारे आज के डिस्कशन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, उसको समझ लेते हैं। सब सीक्वेंस क्या होती है, देखिए कोई भी सब स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे सबसे पहले आपने क्या देखा था, सबसेट देखा था। तो बोले सेट से सबसेट बनता है, ठीक है, सेट से सबसेट बनता है। फिर आपने क्या देखा, फिर आपने देखा वेक्टर स्पेस से क्या बनता है, बोले वेक्टर स्पेस से सबस्पेस बनता है, सबस्पेस बनता है। उसी तरह से सीक्वेंसेस से क्या बनता है, सब सीक्वेंस बनता है। जब मैंने कहा उसी तरह से, इसका मतलब मुझे समझाना पड़ेगा कि सबसेट से, सेट से सबसेट कैसे बनता है और वेक्टर स्पेस से सबस्पेस कैसे बनता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज है, इसको गलती करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए एक सेट है, कलेक्शन है। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। वेल डिफाइंड, मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को वेल डिफाइंड नहीं समझाता, मैं कहता हूँ कि वही एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें कोई ना कोई रूल एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ना कोई एक ऐसा रूल है जिससे ये डिसाइड हो रहा है कि कौन सा एलिमेंट अंदर आएगा, कौन सा एलिमेंट बाहर आएगा। वो रूल क्या है, सपोज सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो इवन वो रूल बन गया। मतलब अगर कोई ऑड नंबर आया तो हमने मना कर दिया कि तुम सेट के अंदर नहीं आ सकते, कौन आ सकता है, सिर्फ इवन नंबर्स। तो अ सेट विद रूल,
तो सेट को क्या कहोगे, मैं अपनी अगर लैंग्वेज में कहूँ, कलेक्शन विथ अ रूल, एक रूल के साथ जो कलेक्शन है वो सेट है। अब सब सेट, तो देखिए कोई भी सब कलेक्शन जब बनता है तो सबसेट कैसे बनता है, सबसे पहले क्या ले लो, सब कलेक्शन ले लो। क्या ले लो, सब कलेक्शन, मतलब इसी का एक छोटा सा पार्ट। सपोज आपने इतने एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लिया, ये क्या है, ये आम बोलचाल की भाषा में इसको कहोगे सब कलेक्शन, ठीक है। प्लस सब कलेक्शन प्लस सेम रूल, यानी कि सेट इन इटसेल्फ, इन इटसेल्फ, सेट इन इटसेल्फ। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सबसेट, अगर कोई सब स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले क्या ले लो, सब कलेक्शन ले लो, फिर क्या ले लो, सेट इन इटसेल्फ, मतलब सेम रूल को फॉलो करने वाला, सेम रूल फॉलो होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप वेक्टर स्पेस में जाएं, ये मान लीजिए कोई वेक्टर स्पेस है, वी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, और ये आपने एक सब कलेक्शन बना लिया। क्या हर सब कलेक्शन सब स्पेस बनता है, नहीं। कौन से बनते हैं सबको पता होगा, ये आपका हो गया सब कलेक्शन, ठीक है। मैंने क्या रूल बताया, सब कलेक्शन प्लस सेम प्रॉपर्टी, सब कलेक्शन प्लस सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी मतलब वेक्टर स्पेस इन इटसेल्फ, वेक्टर स्पेस इन इटसेल्फ, ठीक है। सिमिलरली अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सब सीक्वेंस कैसे बनती है, तो देखिए सब सीक्वेंस कैसे बनेगी, जो मेन सीक्वेंस होगी, यानी कि ये रहा सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस बनानी है तो सबसे पहले सब कलेक्शन, सब कलेक्शन मतलब उसी सीक्वेंस के कुछ पॉइंट्स उठाइए, प्लस सीक्वेंस जो बनता है वो एक रूल से बनता है, ठीक है, रूल या फिर पैटर्न, ठीक है। ऐसे ही कोई सीक्वेंस नहीं बन जाता, जैसे मैं बोलूँ 1, ठीक है, 2, फिर 9, फिर 7, फिर 15, फिर 37, उसके बाद मैंने ले लिया 8, 15 एंड सो ऑन। अब मैं पूछूं व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, आप बोलेंगे सर देयर इज नो पैटर्न, देयर इज नो पैटर्न। तो क्या मैं इसको सीक्वेंस बोलूंगा, नॉट अ सीक्वेंस, क्यों, कोई पैटर्न नहीं है, किसी भी नेचुरल, किसी भी रूल से आप इसको एसोसिएट नहीं कर पाएंगे, यू कैन नॉट फाइंड एनी रूल, एनी फंक्शन by which you can associate this pattern with natural numbers। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई एक फिक्स रूल जरूर होना चाहिए, तो रूल रहा होगा तभी तो सीक्वेंस बना, ठीक है। उसी रूल को फॉलो करते हो, यानी कोई ना कोई रूल जो है वो सब कलेक्शन के ऊपर इम्पोज किया जाएगा, तब वो क्या बनेगा, सब सीक्वेंस बनेगा। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ए एन कोई सीक्वेंस है, ए एन क्या है, कोई सीक्वेंस है, तो ऑफकोर्स एक कलेक्शन है और एक रूल है, ठीक है, कोई पैटर्न है, रूल मतलब पैटर्न। सो फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म, ऐसे लिखता हूं तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ, ये लिखना जरूरी है, ठीक है, मैं आपको अभी समझाऊंगा कि क्यों है, टेंथ टर्म एंड सो ऑन। अब मैंने आपसे कहा कि इसी का एक सब सीक्वेंस बनाओ, क्या बनाओ, सब सीक्वेंस। किताबों में जो डेफिनेशन लिखी होती यही है, पर उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मैंने कहा सब सीक्वेंस, आपने कहा जो रूल मुझे समझाया गया मैं उसी से बनाऊंगा, क्या, सब कलेक्शन प्लस रूल। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि सब कलेक्शन बनाना है तो एक काम करो, फर्स्ट वाला ले लो, थर्ड वाला ले लो, फोर्थ वाला ले लो, सेवेंथ वाला ले लो और टेंथ वाला ले लो। आपने कहा ठीक है सर, सब कलेक्शन ले लिया, कौन सा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ, टेंथ, ठीक है, और भी। अब बताइए क्या ये कोई किसी रूल से बनाया गया है, क्या कोई रूल फॉलो किया गया है इसको बनाने में, बिल्कुल नहीं। तो रूल मिसिंग है, क्या मिसिंग है, रूल इज मिसिंग। तो सब कलेक्शन तो है, मतलब एलिमेंट्स तो इसी सीक्वेंस, मेन सीक्वेंस से आए हैं, लेकिन आप इसको सब सीक्वेंस नहीं कहेंगे, रूल मिसिंग है, हेंस नॉट अ सब सीक्वेंस। फिर रूल कैसे बनाया जाए, मैं बताता हूँ रूल कैसे बनाया जाए। देखो रूल कैसे बनाओगे, फर्स्ट एलिमेंट ले लो, फिर थर्ड ले लो, फिर फिफ्थ ले लो, फिर सेवेंथ ले लो। ये जो आप ले रहे हैं ये एक रूल के तहत ले रहे हैं, ये कौन सा रूल है,
कोई पूछे कौन सा रूल है, ये ऑड नंबर्स का रूल है। तो कौन से प्लेसेस इकट्ठा किए गए हैं, ऑड प्लेसेस इकट्ठा किए गए, ठीक है। ठीक है, तो आपने क्या किए हैं, आपने कलेक्ट किया है सारे ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स को। तो अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको सब सीक्वेंस लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो बी एन मान लीजिए दूसरा, क्योंकि है तो अपने आप में एक सीक्वेंस ही ना, ए और सफिक्स में यहाँ पे क्या आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या आएगा, ऑड प्लेसेस। इससे क्या होगा, इससे इट विल कंटेन ऑल एलिमेंट्स which are at odd places, which are at odd places, ठीक है। तो अब देखो, तो क्या रखोगे यहाँ पे, बड़ी कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे क्या रखोगे, कैसे एक रूल बनाओगे ऑड प्लेसेस के लिए, तो 1 3 5 7 9 इसके लिए रूल तो आपको केपी दे देगा, ठीक है। क्या रूल बनाओगे, 2n+1, या फिर कोई कहे सर मैं 2n+1, ये an है। कोई कहे सर मैं ए 2n-1 नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं, ए 2n-1 भी लिख सकते हैं, बट द पॉइंट इज n इक्वल टू 1 2 3, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3, तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि यहाँ थर्ड वाले प्लेस से शुरू होगा, थर्ड फिर फिफ्थ फिर सेवन्थ, है ना, थर्ड फिफ्थ सेवन्थ, लेकिन आप फर्स्ट वाला टर्म यहाँ पे छूट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका फर्स्ट वाला भी आ जाएगा। तो ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, प्लस माइनस दोनों ले सकते हो, एक टर्म, तो ये दोनों क्या बन गए, इसके सब सीक्वेंस बन गए। और भी तरीके हैं सब सीक्वेंस को चूज करने के, फिर से देखो an क्या है, फिर वही फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस एंड सो ऑन। अब मैंने आपसे कहा, आपने कहा सर मेरे पास एक और रूल है, मैंने कहा कौन सा है भाई बताओ, तो आपने कहा एक काम करो, फर्स्ट प्लेस वाला एलिमेंट ले लो, फिर क्या फोर्थ वाला ले लो, फिर क्या करोगे, फिर नाइन्थ वाला ले लो, फिर क्या करोगे 16th 25th। तब तक किसी और ने कहा मैंने ये रूल पिक कर लिया है, कौन सा रूल है, ये रूल है स्क्वायर प्लेसेस का। कौन से प्लेस के एलिमेंट उठा रहे हो, जो स्क्वायर्स में है, ठीक है। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बी एन जो है, बी एन इज नथिंग बट ए एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर, बिल्कुल सही, ठीक है, एकदम सही आइडेंटिफाई किया है, यही होगा। तो ये क्या बन गया, दिस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ, सब कलेक्शन है और रूल है सब सीक्वेंस ऑफ ए एन। सिमिलरली अब बहुत सारे सब सीक्वेंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ये रहा ए एन। अब मैं आपको, क्योंकि मुझे जल्दी से वीडियो छोटा भी रखना है, तो कई सारे बना सकते हैं। जैसे अगर आपको इवन इवन टर्म्स लेने हैं तो आप A2n इवन प्लेसेस वाला इकट्ठा कर लीजिए, या फिर मान लीजिए 4 के मल्टीपल में लेने हैं, मतलब फर्स्ट लेना है, फिर फोर्थ लेना है, फिर लेटेस्ट से एट्थ लेना है, ठीक है, तो फोर्थ प्लेस, एट्थ प्लेस, फिर ट्वेल्थ प्लेस, तो आप इसका मतलब आप A4n बना रहे हैं, सिमिलरली an स्क्वायर और A2n-1, ठीक है। ये ढेर सारे सब और भी आप सब सीक्वेंस बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। अब देखिए, इन सारे सीक्वेंसेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब सीक्वेंसेस होते हैं वो होते हैं सीक्वेंसेस A2n और सीक्वेंसेस A2n-1, ठीक है। तो देखिए, इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस। कौन से, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आप समझते होंगे, जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज का टर्म है कॉम्प्लीमेंट्री, आप डिक्शनरी में भी जाके देखें आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे सीक्वेंसेस, यानी कि ऐसे सब सीक्वेंसेस, लेट अस से ये है an1, ये है an2, नोटेशन है, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंसेस जिनके यूनियन से मेन सीक्वेंस बन जाए और जिनका इंटरसेक्शन जो है वो क्या हो, 5, इनके इंटरसेक्शन में कुछ ना आए और यूनियन से सब कुछ बन जाए, तो ये ऑड, सॉरी ये इवन प्लेसेस, ये कौन सा है, इवन प्लेसेस इकट्ठा कर लो और एक बार क्या इकट्ठा कर लो, ऑड प्लेसेस इकट्ठा कर लो,
ठीक है, आपके क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस। क्यों इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस, अभी बताता हूँ। ये डिसाइड करते हैं सीक्वेंस का नेचर। चलिए, ये तो बात हो गई सीक्वेंसेस, सब सीक्वेंसेस की। अब मुझे लगता है कि आप कितने भी सब सीक्वेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं एक अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बढ़ता हूँ, वो है लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंसेस। लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए क्या होता है लिमिट पॉइंट। तो देखिए शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। कोई भी सेट एस है, ठीक है, लेट अस से ये कोई सेट एस है, कोई भी एलिमेंट अल्फा इस सेट एस का लिमिट पॉइंट कहलाता है अगर अल्फा के आसपास हर नेबरहुड में एस के कुछ पॉइंट्स जरूर हों अदर देन अल्फा। अल्फा के अलावा कुछ पॉइंट जरूर हों। लेकिन मैं बड़ी कॉमन लैंग्वेज में एक बात समझाता हूँ कि अल्फा लिमिट पॉइंट कब बनेगा, जब अल्फा के आसपास नेबरहुड बनाओ और उसमें एस के पॉइंट्स आ जाएं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिन पॉइंट्स के पास गैप्स होते हैं उनके पास कभी लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं। ये याद रखिएगा, जिन पॉइंट्स जिन सेट में गैप्स होते हैं उनमें कभी लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल देखना है आपको, नेचुरल नंबर में देखिए, 1 के बाद डायरेक्ट 2 है, 3 है, 4 है, इसलिए कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनता है। सिमिलरली जेड, ठीक है, ये क्या है, माइनस नेगेटिव नंबर्स भी हैं, माइनस लेटर से 4, -3 एंड इधर 0, 1, 2, इनमें गैप्स हैं बीच में। गैप्स कैसे, ये देखिए किसी दिन पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे जब हम लेक्चर बनाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा गैप्स का मतलब क्या है। 0 और 1 जब आप रियल लाइन पे देखते हैं तो 0 से 1 के बीच में देर आर अनकाउंटेबल रियल नंबर्स, लेकिन आप जब नेचुरल नंबर में देखते हैं तो कोई बीच का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब अगर इसके आसपास नेबरहुड बनाएंगे तो नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। 2 के आसपास नेबरहुड बनाएंगे, नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं। तो ये तो टोपोलॉजिकल सेंस में लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हो गई। फिर मैंने इस टॉपिक को क्यों उठाया है, इस टॉपिक को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि सीक्वेंस में सिर्फ टोपोलॉजिकल सेंस वाला लिमिट पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो कौन कौन से लिमिट पॉइंट होते हैं अभी मैं आपको समझा देता हूँ। सो लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंसेस, लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस में दो तरह के लिमिट पॉइंट होते हैं, हमेशा याद रखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सीक्वेंस में दो तरह के लिमिट पॉइंट होते हैं। पहला कौन सा, पहला तो जो टोपोलॉजिकल सेंस से आता है, ठीक है, वही जो आप लिमिट पॉइंट नेबरहुड के कॉन्सेप्ट से, ठीक है, सो नोशन ऑफ नेबरहुड जो आप यूजुअली कॉन्सेप्ट टोपोलॉजी में पढ़ते हैं वहां से आता है। और दूसरा क्या होता है कि अगर कोई टर्म रिपीट हो रहा है, अगर कोई टर्म रिपीट हो रहा है तो वो भी लिमिट पॉइंट बनता है। बिल्कुल, ठीक है, मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है an 1/n, ठीक है, 1/n। अब देखिए 1/n को अगर आप प्लॉट करें, 1, 1/2, 1/3, ठीक है, तो सबको ये पता होगा कि ये सीक्वेंस का पूरा जो कन्वर्जेंस है वो कहाँ होता है, 0 के पास होता है। अगर आप रियल लाइन पे प्लॉट करें तो 1, सॉरी ये क्या गलत बन गया, अगर आप रियल लाइन पे प्लॉट करें, ये रहा 0, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर की तरफ आता है, और 0 के आसपास इसके बहुत सारे सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो यहाँ पे जमा हो जाते हैं, क्लस्टर जमा हो जाता है, ढेर लग जाता है। इस वजह से 0 इस सेट का यानी कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बन जाता है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। तो लिमिट पॉइंट क्या आ गया, 0। 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट। क्यों, क्योंकि कोई भी टर्म इसमें इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट नहीं हो रहा है। याद रखिए, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होना चाहिए, कोई भी पॉइंट नहीं हो रहा। ठीक है, अगला अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेट में सेट में सब में आ चुका है, गेट में भी आ चुका है, पूछा गया है अलग अलग तरह से। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आप हमेशा क्रैक कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कोई नंबर, लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। 3 जब n जो है वो एक प्राइम नंबर है, याद रखिए, जब जब n यानी इंडेक्स एक प्राइम नंबर आएगा तो सीक्वेंस कहाँ पलट के जाएगा, 3 पे जाएगा। और n अदरवाइज, इस सीक्वेंस को ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा डिकोड कर, कभी भी किसी सीक्वेंस को डिकोड करना है ना, उसको प्लॉट करके देखो। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जैसे फर्स्ट टर्म लोगे तो फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, ठीक है।
सेकेंड टर्म यानी n इक्वल टू 2, तो ये अदरवाइज वाले में आ जाएगा, प्राइम सॉरी ये भी तो प्राइम है तो 3। सेकेंड अगर मैं कहूँ 3 भी प्राइम है तो फिर से 3। n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 के लिए 4 आएगा क्योंकि n इक्वल टू जब प्राइम नहीं होगा यानी नॉन प्राइम, अदरवाइज मतलब नॉन प्राइम के लिए क्या आएगा n इटसेल्फ खुद। 5 फिर से प्राइम 3। 6 नॉन प्राइम है तो नॉन प्राइम नंबर खुद वैसा का वैसा 6। 7 प्राइम है तो फिर से 3। अब मुझे लगता है आगे का पैटर्न आप समझ रहे होंगे। इसमें एक चीज बहुत क्लियर आप देख रहे होंगे क्या, कि 3 जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होने वाला है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरे नेचुरल नंबर को अगर आप ऑब्जर्व करें तो उसमें जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट। इसलिए 3 जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होने वाला है। और यहाँ हमें मिलता है इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट, अकेला लिमिट पॉइंट है ये, कौन, 3। अब कोई कहे इसके आसपास पॉइंट्स का क्लस्टर थोड़ी है, लेकिन ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है रेंज सेट में, इसलिए ये लिमिट पॉइंट बनता है। ये लिमिट पॉइंट कौन से टाइप का है, लिमिट पॉइंट ऑफ सेकेंड टाइप, यानी सेकेंड काइंड लिमिट पॉइंट है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसको समझने के लिए। एग्जांपल लेते हैं -1 टू द पावर n। अब मैं आपसे पूछूं क्या इसके पास लिमिट पॉइंट है, आप कहोगे लिमिट पॉइंट इसके आसपास कहाँ क्लस्टर है। क्यों? क्योंकि ये तो -1, ये रहा +1। ठीक है, ये तो यहाँ से जाएगा यहाँ, यहाँ से जाएगा यहाँ, यहाँ यहाँ, तो इसमें टोपोलॉजिकल सेंस में लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो टोपोलॉजिकल सेंस में तो कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन रिपीटिशन के सेंस में 2 लिमिट पॉइंट है। कौन से 2 पॉइंट हैं जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, -1 और +1। ये 2 पॉइंट हैं जो रिपीटिशन के सेंस में लिमिट पॉइंट बनते हैं। ठीक है, तो यही दोनों इसके लिमिट पॉइंट है। इसके पास टोपोलॉजिकल सेंस में लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन रिपीटिशन के सेंस में जरूर इसके पास लिमिट पॉइंट है। अगर आप पिछले एग्जाम्पल को देखें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। क्या हुआ, एक ऐसा सीक्वेंस आपने बना लिया जिसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है, 3 एक यूनिक लिमिट पॉइंट है, लेकिन फिर भी ये कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनबाउंडेड होता है। ठीक है, मैं लास्ट में आपको एक कुछ लिस्ट दे दूंगा जो इसके बारे में, सीक्वेंसेस के कन्वर्जेंस के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात, रिलेशन बिटवीन लिमिट पॉइंट्स एंड सब सीक्वेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लिया तो बस हो गया, और बहुत आसान। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हिंदुस्तान में एक एड का जो जिंगल था वो बड़ा फेमस हुआ था। क्या? लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। ठीक है, सुनने में थोड़ा सा वेird लग रहा है, लेकिन उसकी जरूरत यहाँ क्यों है, बहुत जरूरत है, मैं बताता हूँ आपको। याद रखिए, लिमिट पॉइंट जहाँ कहीं भी होगा सीक्वेंस का, लिमिट पॉइंट जहाँ कहीं भी होगा वहाँ एक सब सीक्वेंस होगी जो कन्वर्ज कर रही होगी, एक कन्वर्जिंग सब सीक्वेंस होगी। ये याद रखिएगा, ये वाइसा वर्सा एक रिजल्ट है, या फिर एक, देखिए मैं एग्जांपल से क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ए एन कोई सीक्वेंस है -1 टू द पावर n, इसके 2 लिमिट पॉइंट आपने क्लेम किए। कौन? इसके 2 लिमिट पॉइंट आपने क्लेम किए। आपके लिमिट पॉइंट्स हैं +1 और -1। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ लिमिट पॉइंट होते हैं वहाँ कोई ना कोई सब सीक्वेंस, लेट अस से मैं इसको डिनोट करूँ, सो बी एन और सी एन, ये 2 सब सीक्वेंस जरूर, कम से कम 2 सब सीक्वेंस ऐसी मिलेंगी जिसमें बी एन जो है वो +1 को कन्वर्ट कर रहा होगा और सी एन जो है वो -1 को कन्वर्ट कर रहा होगा। यानी कि जहाँ कहीं भी कोई लिमिट पॉइंट होता है सीक्वेंस का, वहाँ एक सब सीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस, ठीक है, which which converges to that limit point। तो इस पे CSIR नेट में 2-3 बार अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ चुका है, मैं दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आया था। चलिए अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, ए एन एक सीक्वेंस है -1 टू द पावर n, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस। फर्स्ट, देयर आर 2 सब सीक्वेंसेस a n k and a tilde n, let us say a n l, ठीक है, such that, या फिर मैं इसको लैंग्वेज में लिख देता हूँ, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है,
देयर एग्जिस्ट टू कन्वर्जिंग सब सीक्वेंसेस। दूसरा, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक कन्वर्जिंग सब सीक्वेंस। तीसरा था, देयर एग्जिस्ट नो एनी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। एंड डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए मेन सीक्वेंस तो नॉन कन्वर्जिंग है, आप सबको पता है मेन सीक्वेंस कैसा है, नॉन कन्वर्जेंट, इट्स नॉट कन्वर्जेंट। ये क्या है, फाइनाइट ऑसिलेटरी है, फाइनाइट ऑसिलेटरी है। ठीक है, फाइनाइट ऑसिलेटरी है, लेकिन इसके दो लिमिट पॉइंट है, -1 टू द पावर n के दो लिमिट पॉइंट है। कौन सा, एक +1 और एक -1। बस जैसे ही जानकारी मिली आपके हाथ लॉटरी लग गई, आपको तुरंत पता चल गया कि क्योंकि दो सब सीक्वेंसेस है, जहां लिमिट पॉइंट वहां कम से कम दो सब सीक्वेंस ऐसी मिलेंगी जो एक +1 पे जाएगी, एक -1 पे जाएगी। तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। सिमिलर एक क्वेश्चन और आया था, CSIR नेट में पूछा गया है। एक सीक्वेंस है an, इसमें लिखा हुआ है 4 when n is prime number, index is prime and n otherwise। तो इसमें पूछा गया है, इट हैज, देखिए ये श्योरली ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है। सो इट हैज यूनिक, सॉरी एक पिछले वाले में एक चीज, एटलीस्ट टू। ठीक है, एटलीस्ट, यूनिक, एटलीस्ट टू। अब इस पे आते हैं, इट हैज यूनिक सब सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू 4। क्यों 4 इसका लिमिट पॉइंट है, याद रखिए पिछले एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया। बी क्या है, इट हैज नो कन्वर्जिंग सब सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस। तीसरा क्या है, इट हैज टू subsequences which converge to different limits। आप जानते हैं लिमिट्स किसको कहते हैं, सीक्वेंस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है उसको लिमिट कहते हैं। ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन इज, व्हाट इज डी, नन ऑफ द अबव। तो अब बताइए 4 क्या है, अब इसका एक ही लिमिट पॉइंट है, तो एक ही लिमिट पॉइंट है, यूनिक लिमिट पॉइंट क्या, 4। तो अब देखिए कम से कम इट हैज यूनिक सब सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू दिस, ये अभी नहीं कह सकते। ठीक है, ये जरूर कह सकते हैं कि एटलीस्ट वन सब सीक्वेंस विच विल कन्वर्ज डेफिनेटली, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यूनिक नहीं होती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, सो यूनिक नॉट नेसेसरली, एटलीस्ट वन बोलता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता। इट हैज नो कन्वर्जेंस है बिल्कुल गलत, क्यों, क्योंकि एक लिमिट पॉइंट है और जहां लिमिट पॉइंट वहां एक सब सीक्वेंस जो कन्वर्ज करेगी। इट हैज टू सब सीक्वेंसेस विच कन्वर्ज टू डिफरेंट लिमिट्स, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि सीक्वेंस जो लिमिट पॉइंट है वो एक ही है, इसका मतलब जो भी कन्वर्जिंग सब सीक्वेंसेस होंगी वो कहाँ कन्वर्ज करेंगी, 4 पे ही कन्वर्ज करती हैं। तो ये गलत है, कौन सही है, नन ऑफ द अबव। यानी अगर लिखा होता है इट हैज एटलीस्ट वन सब सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू 4 तो एकदम सही होता। ठीक है, तो ये नेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को छोटा सा एक और चीज आपको बता देता हूँ। एक बहुत बार बच्चों में कंफ्यूजन होता है लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम, लिम सुप एंड लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम। देखिए बहुत बार लोग कहते हैं कि कलेक्ट ऑल लिमिट पॉइंट्स, कलेक्ट ऑल लिमिट पॉइंट्स, फिर क्या करो, फिर जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट होगा यानी जो मैक्सिमम होगा, लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट जो होगा, लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट वो क्या कहलाता है, लिम सुप कहलाता है, लिमिट सुप्रीमम कहलाता है। और जो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, लिमिट इन्फीमम कहलाता है। मैं इससे अग्री करता हूँ, बट मैं आपको एक दूसरा रास्ता देता हूँ, आप इसको सब सीक्वेंसेस से हैंडल करिए। कैसे, सब सीक्वेंसेस से कैसे, देखिए आप जानते हैं कि जहाँ कहीं लिमिट पॉइंट्स हैं, अगर सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट्स हैं तो वहाँ सब सीक्वेंसेस होती हैं जो उन लिमिट पॉइंट्स पे कन्वर्ज करती हैं। ठीक है, उन लिमिट पॉइंट्स पे कन्वर्ज करती हैं। तो आप इस फैक्ट का इस्तेमाल करें
आगे बढ़ते हैं, इस फैक्ट का इस्तेमाल करें और आप इस डेफिनेशन को मोल्ड करें। लिमिट सुप्रीमम क्या होगी? द लार्जेस्ट वैल्यू, देखिए द लार्जेस्ट वैल्यू which can be approached, which can be attained, ऐसे लिखिए, which can be attained by any subsequence, ऐसे समझिए। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू ए एन कौन होगा, लिमिट सुप्रीमम कौन होगा, किसी सब सीक्वेंस ए एन के द्वारा जो सबसे बड़ी लिमिट अटेन की जा सकती है, ऑब्वियसली दैट विल बी द लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट। बट सब सीक्वेंसेस से जाएंगे तो आपको कई बार क्वेश्चन को डील करने में आसानी होगी, वो क्या कहलाती है, लिमिट सुप्रीमम कहलाती है। सिमिलरली अगर आप लिमिट इन्फिमम की बात करें तो लिमिट इन्फिमम क्या बोलेंगे, द स्मॉलेस्ट वैल्यू, द स्मॉलेस्ट वैल्यू which can be achieved, which can be achieved by any subsequence, any subsequence, ठीक है, is limit infimum। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए एक सीक्वेंस लेते हैं -1⁻n, ठीक है। अब देखिए इसका कोई सब सीक्वेंस, एक ऐसा सब सीक्वेंस बनाओ, मैंने आपको जैसे समझाया था, मोस्टली जो है आप इवन और ऑड सब सीक्वेंसेस बनाया करो, बहुत सारे काम आपके यहीं से हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर आप इवन सब सीक्वेंस बनाएंगे तो ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगा, 1 पे कन्वर्ज करेगा। और अगर आप ऑड सब सीक्वेंस लेंगे यानी ऑड प्लेसेस को कलेक्ट करेंगे, -1⁻2n−1, ये क्या बनेगा, ये -1 कांस्टेंट सब सीक्वेंस बन जाएगा और ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, -1 पे। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू, बीच की कोई वैल्यू आप कभी अटेन नहीं कर पाएंगे, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है जो किसी सब सीक्वेंस से कन्वर्ज हो रही है। अब जैसे आप an² बनाए वो भी 1 पे कन्वर्ज करेगा, सॉरी a4n बनाए वो भी 1 पे कन्वर्ज करेगा, an² से तो कोई फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। लेट से आप क्या बनाए, a3n बना लीजिए, तो इवन ऑड प्लेसेस, इससे भी कोई फायदा नहीं होगा, यानी कि आप कभी भी इनसे बड़ी वैल्यू अटेन नहीं करवा पाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया लिमिट सुप्रीमम और ये हो गया लिमिट इन्फिमम, लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फिमम, ठीक है। अब देखिए अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, एन अगर एल पे कन्वर्ज करता है तो इसके जितने भी पॉसिबल सब सीक्वेंस हैं, जितने भी पॉसिबल सब सीक्वेंस हैं, इफ एन कन्वर्जेस टू एल, वो सारे के सारे कन्वर्जेंट होते हैं, सबसे पहली चीज, और एक ही लिमिट पे कन्वर्ज करते हैं, एल पे। ये करना भी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके पास जो लिमिट होती है वही लिमिट पॉइंट होता है, तो यूनिक लिमिट पॉइंट होता है ना। और आप जानते हैं जहां लिमिट पॉइंट है वहां कन्वर्जेंस है किसका, सब सीक्वेंस का, तो ये सारी की सारी इसी पे तो जाएंगी। और ये क्या है, ये क्या है, यही तो एल है ना। तो कॉन्सेप्चुअली भी सब सीक्वेंस किसी दूसरे पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर दूसरे पॉइंट पे कन्वर्ज कर गई तो वो भी लिमिट पॉइंट बन जाएगा, और कन्वर्जिंग सीक्वेंसेस के पास एक ही लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है। सेम दूसरी बात, अगर ए एन डाइवर्ज कर रहा है प्लस इन्फिनिटी पे या फिर माइनस इन्फिनिटी पे, देन इसकी सारी की सारी ऑल इट्स सब सीक्वेंसेस, इसकी सारी की सारी सब सीक्वेंसेस जो होती हैं वो डाइवर्ज करती हैं, ऑल इट्स सब सीक्वेंसेस डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। गड़बड़ कहाँ होती है, गड़बड़ होती है जब आप ऑसिलेटरी सीक्वेंस लेते हैं -1⁻n, इसमें क्या होता है, इसमें कई बार सब सीक्वेंस, अगर आप a2n लेंगे तो ये 1 पे कन्वर्ज कर रही है, a2n-1 लेंगे वो माइनस, ऑब्वियस रीजन से, क्यों, क्योंकि ये इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, तो डिफरेंट कन्वर्जिंग सब सीक्वेंसेस मिलेंगी। इस केस में क्या होता है, इस केस में कुछ सीक्वेंस किसी नंबर पे, कुछ सीक्वेंस किसी नंबर पे कन्वर्ज करती हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स पे कन्वर्ज करने वाली सब सीक्वेंसेस मिल जाती हैं। कब, जब सीक्वेंस फाइनाइट ऑसिलेटरी हो या फिर इनफाइनाइट ऑसिलेटरी, यानी नॉन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग हो। समझ पा रहे हैं, अगर डाइवर्जिंग होगा तो चाहे प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा हो या माइनस इन्फिनिटी पे, सारी की सारी सब सीक्वेंसेस की वहीं पे जाएंगी, ठीक है। और चाहे कन्वर्जेंट हो तो जिस लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा होगा सारी की सारी सब सीक्वेंसेस इसकी उसी लिमिट पे कन्वर्ज करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मुझे वीडियो को थोड़ा शॉर्ट भी रखना है, तो अगर आपको ये सब कुछ डिटेल्स फ्रूटफुल लगी हो तो आप मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और
मुझे बताइए कि आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, इस तरह के शॉर्ट वीडियोस चाहिए, और किस टॉपिक पे डिस्कशन किया जा सकता है। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे तो मैं जरूर उनको रिजॉल्व करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच।